हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज तपकरा, जिला जसपुर, एक बार पुनः इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में राष्ट्रीय आय माप की विधियां और राष्ट्रीय आय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं पर चर्चा किया था। आइए आज प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय आय की मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां हैं। पहली विधि को उत्पादन विधि कहते हैं अथवा मूल्य वृद्धि रीति के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि को आय विधि कहते हैं और तीसरी विधि व्यय विधि कहलाती है। अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है वो 3 अवस्थाओं से होता है। पहला उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा व्यय। तो उत्पादन के अंतर्गत हम अगर राष्ट्रीय आय का मापन करें तो जो वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उसके शुद्ध मूल्य को योग करके राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। वितरण के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आय का मापन करना है तो जो वस्तु सेवाओं के सृजनकर्ता, जो उत्पादन के जो साधन हैं, उनको कितना आय प्राप्त हुआ या वस्तु सेवाओं से कितना आय का सृजन हुआ उसका योग करके आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं। व्यय विधि के अंतर्गत जो वस्तु सेवा का उत्पादन हो गया उसको परिवार क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र उपभोग के लिए जो खर्च करेंगे, जो व्यय करेंगे, उसका योग करके राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। चलिए हम अलग अलग इन तीनों विधियों का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम उत्पादन विधि को समझते हैं। उत्पादन विधि को मूल्य वृद्धि रीति भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 1 वर्ष की अवधि में उत्पन्न की गई वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात कर उनका योग करके कुल उत्पाद का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शुद्ध मूल्य की बात किया गया है, अर्थात वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में जो कच्चा माल जो प्रयोग होगा उसे मध्यवर्ती उपभोग मूल्य मानकर उसको घटा दिया जाता है और शुद्ध मूल्य जो अंतिम उत्पाद होता है उसे शुद्ध मूल्य माना जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक किसान है जो अपने परिवार के साथ श्रम करके 10 क्विंटल धान का विक्रय करता है और 16,000 रुपये आय प्राप्त करता है। तो किसान के लिए प्राथमिक उत्पाद क्या हो गया? धान हो गया। अब इस धान को उत्पादन करके कृषक जो है मिलिंग करने वाले के पास बेचेगा और मिलिंग करने वाला उसको क्या बनाएगा? चावल बनाएगा। तो चावल बनाएगा तो चावल के लिए मध्यवर्ती उपभोग मूल्य क्या हो जाएगा? धान का जो मूल्य 16,000 होगा वो मध्यवर्ती उत्पाद या कच्चा माल कहलाएगा चावल के लिए धान जो है। और चावल बनने के पश्चात उस प्रोडक्ट का मूल्य कितना हो जाएगा? बढ़कर 25,000 हो जाएगा। तो ये 25,000 और धान का जो मूल्य 16,000, इन दोनों का जो अंतर है ये 9,000 क्या हो जाएगा? वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि हो जाएगा वस्तुओं का। अब मिलिंग करने वाला जो है इस उत्पाद को पोहा बनाने वाले के पास बेचेगा। तो पोहा जब उत्पाद तैयार होगा तो पोहा का किससे तैयार हुआ? पोहा चावल से तैयार हुआ। तो चावल का मध्यवर्ती उपभोग मूल्य कितना हो गया? 25,000। और जब पोहा बन के तैयार होता है तब उसका मूल्य कितना हो जाता है? 30,000 रुपये हो जाता है। तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 30,000 में से 25,000 को घटा देंगे तो 5,000। अब ये पोहा बनाने वाला जो है दुकानदार को बेचेगा। तो दुकानदार जो है इस पोहा को, जो 30,000 रुपये का पोहा है, उसे उपभोक्ता को कितने में बेचेगा? 35,000 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? वैल्यू एडिशन कितना हो गया? फिर 5,000 का हो गया। तो अंतिम उत्पाद जो पोहा है उसका विक्रय कितने में होता है? कुल 35,000 में होता है। तो 35,000 क्या हो जाएगा? अंतिम उत्पाद का मूल्य हो जाएगा। और ये जो अंतिम उत्पाद का जो मूल्य 35,000 है वो उत्पादन की प्रत्येक क्रम में जो वैल्यू में एडिशन हुआ, ये 16,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, इन सब को जोड़ेंगे तब भी किसके बराबर होगा? 35,000 के बराबर होगा। इस प्रकार मूल्य वृद्धि रीति के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन विधि के अंतर्गत करते हैं और इसी तरह के सभी वस्तुओं के संदर्भ में ये नियम लागू होता है। इसके पश्चात हम थोड़ा इसको और सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सभी प्रकार की वस्तु सेवाएं उत्पादित होगी तो उसे हम ग्रास वैल्यू एडिशन साधन लागत पर कहेंगे, क्योंकि वस्तु सेवा को कौन तैयार करेगा?
साधन तैयार करेगा तो साधन लागत पर जो वस्तु सेवा उत्पादित होगी उसको जीवीए ग्रास वैल्यू एडिशन कहेंगे। ये कैसे प्राप्त होगा? जो आउटपुट तैयार होगा, उत्पादन जो कुल तैयार होगा उसको उसकी कीमत से गुणा कर देने से वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो मध्यवर्ती उपभोग, जो कच्चा माल जो प्रयुक्त हुआ है उसके मूल्य को घटा देंगे, जैसे अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है। तो मध्यवर्ती उपभोग को घटा देने से हमको क्या मिल जाएगा? जीवीए मिल जाएगा फैक्टर कास्ट पर। अब ये जो जीवीए फैक्टर कास्ट पर मिला है इसमें एसपी मतलब होता है सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन होता है उस समय सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जैसे अगर प्राथमिक उत्पाद कोई कृषि क्षेत्र में उर्वरक सब्सिडी दे दी गई, या औद्योगिक क्षेत्र को कोई सब्सिडी दे दी गई, बिजली बिल में छूट दे दिया गया, निर्यात शुल्क में कुछ छूट दे दिया गया, तो ये सब सब्सिडी जो अगर उत्पादक क्षेत्र को नहीं मिलता तो वो उत्पादन की लागत में शामिल होती। तो ये जो सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है उसको घटा देंगे और सरकार के द्वारा जो उत्पादन पर जो कर लगाया जाता है उसको जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा। अर्थात जीवीए में जो साधन लागत पर जो ग्रास वैल्यू एडिशन के आधार पर, साधन लागत के आधार पर जो ग्रास वैल्यू एडिशन हुआ उत्पादन में, उसमें सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट को घटा देंगे और टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट को जोड़ देंगे, तब उस वर्ष में जीडीपी हमको साधन लागत पर फैक्टर कास्ट पर प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो जीडीपी हमको प्राप्त होगा उसमें से डिप्रिसिएशन को जब घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अगर हम विदेशों से अर्जित आय को जोड़ देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट मिल जाएगा। इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार उत्पादन विधि के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आय विधि के अंतर्गत कैसे राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। एक वर्ष में एक देश के लोगों द्वारा जो शुद्ध आय प्राप्त की जाती है उसका योग कर लिया जाता है, अर्थात उत्पत्ति के साधनों को जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसका योग ही राष्ट्रीय आय होता है। अब उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के साधन जानते हैं हम, भूमि, श्रम, साहस, संगठन होते हैं। तो जो श्रमिकों को क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा। जो स्वनियोक्ता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो भी आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे तो उनको आय प्राप्त होगा। कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो अंशदान होगा वो व्यक्तियों की आय होगी। उद्यमी को लाभांश मिलेगा, पूंजीपतियों को ब्याज मिलेगा, भूमि को लगान मिलेगा, मकान है तो उसको किराया प्राप्त होगा। सरकारी उद्यम अगर जैसे रेलवे हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ये सरकारी उद्यम है, ये आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे तो क्या होगा? इनको लाभ प्राप्त होगा, वो भी आय में शामिल होगा। विदेशी साधनों से जो शुद्ध आय प्राप्त होगा ये सब आय विधि के अंतर्गत, इन सभी आय को शामिल करके हम आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं। मापन करते समय कुछ सावधानियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करेंगे, स्वयं उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसे शामिल नहीं करेंगे, निगम कर आयकर को शामिल नहीं करेंगे, गैर कानूनी आय को शामिल नहीं करेंगे, दोहरी गणना से बचने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर एक व्यक्ति सालाना 3 लाख रुपए आय कमाता है और उसमें से अगर 60,000 रुपये अपने घरेलू नौकर को भुगतान करता है तो राष्ट्रीय आय में दोनों को शामिल नहीं करेंगे, मात्र 3 लाख रुपए को शामिल करेंगे। इन बातों को आय विधि के अंतर्गत मापन करते समय राष्ट्रीय आय का ध्यान में रखते हैं। इसके पश्चात हम व्यय विधि के अंतर्गत कैसे राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि के अनुसार देश के लोगों द्वारा जो व्यय किया जाता है उसका योग कर दिया जाता है, और यह व्यय किस रूप में होगा? उपभोग के रूप में होगा और दूसरा विनियोग के रूप में होगा। इसमें आयात और निर्यात का व्यय को भी समावेश किया जाता है। तो व्यय विधि के अंतर्गत उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और आयात निर्यात का जो अंतर है वो शामिल होता है। तो व्यय विधि को हम एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो व्यय हुआ वो एक्सपेंडिचर होगा, किसमें होगा? उपभोग पर होगा, दूसरा विनियोग पर होगा। और विदेशी क्षेत्र जो आयात निर्यात के व्यय को भी शामिल कर देंगे तो वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के रूप में शामिल करेंगे उसको। तो जीएनपी जो मार्केट प्राइस पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस पर जो तैयार होगा वो कैसे होगा? वो सीपी प्लस सीजी प्लस आईपी प्लस आईजी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सीपी क्या है? निजी उपभोग व्यय है। सीजी क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। ये व्यक्तियों के द्वारा जो विनियोग है वो है, जो पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है, मशीनों की खरीदी के लिए किया जाता है, प्रतिस्थापन व्यय के लिए किया जाता है। आईजी जो है सरकारी विनियोग व्यय कहलाएगा, और ई माइनस आई निर्यात और आयात का अंतर होगा। इन सबको जोड़ करके हम जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं।
अब इस जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन ह्रास को घटा दें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात हो जाएगा। अब इस जीएनपी में अगर साधन लागत पर ज्ञात करेंगे तो जीएनपी जो मार्केट प्राइस पर हमको प्राप्त हुआ है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आर्थिक कल्याण की जानकारी हेतु ये व्यय विधि उपयुक्त है। इस तरीके से व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन करते समय कुछ सावधानी भी ध्यान रखना पड़ता है व्यय विधि में कि पुरानी वस्तुओं को और जो व्यय होगा उसे शामिल नहीं करेंगे, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं की सेवाओं को भी शामिल नहीं करेंगे, शेयर बांड के जो मूल्य है उसको शामिल नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना के समय कुछ कठिनाई भी होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब कुछ वस्तु सेवाओं की माप मुद्रा में संभव नहीं हो पाती, ये कठिनाई होती है। दोहरी गणना की भी कठिनाई हो सकती है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय ध्यान रखना पड़ता है। अपर्याप्त या अविश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, इससे राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाई होती है। ऐसी मूल्य ह्रास की भी कठिनाई हो सकती है, मूल्य ह्रास की हम कैसे गणना करें। तो ये सब कठिनाइयों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है राष्ट्रीय आय के मापन करते समय। राष्ट्रीय आय के आकलन के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये आर्थिक प्रगति का मापदंड है। राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा उतना ही उस राष्ट्र को अधिक विकसित माना जाता है। आय वितरण की जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कितना आय प्राप्त हुआ ये राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से जान सकते हैं। क्षेत्रीय समानता के बारे में जान सकते हैं, विभिन्न देशों की आर्थिक तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा की जाती है। अब इसके पश्चात राष्ट्रीय आय को समझने के पश्चात हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखा अथवा सामाजिक आय लेखांकन क्या होती है। राष्ट्रीय आय लेखा को सामाजिक लेखांकन भी कहते हैं। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं और उनके पारस्परिक संबंधों की सांख्यिकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये जो राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है, क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र होता है, उत्पाद क्षेत्र होता है, सरकारी क्षेत्र होता है, विदेशी क्षेत्र होता है, तो इन क्षेत्रों के बीच किस प्रकार लेन देन होगा, आय और व्यय का कैसे लेन देन होगा, राष्ट्रीय आय का और आय प्राप्त करेंगे और उसको कैसे व्यय करेंगे, विभिन्न मदों की जानकारी इन लेखों के माध्यम से होती है। फ्रैंक जान कहते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा एवं मापा जाता है। सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ, का तात्पर्य उत्पादन, उपभोग, पूंजी संचय, सरकार के द्वारा किए गए लेन देन, शेष भी उसके साथ किए गए लेन देन को इन सामूहिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय लेखांकन दोनों में भेद होता है। राष्ट्रीय आय जो है एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु सेवाओं का योग होता है, जबकि राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों के बीच जो लेन देन होता है, उन लेन देनों की प्रविष्टियों का लेखा जोखा राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खातों को इस तरह इसमें प्रदर्शित किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच के लेन देन का पता चलता है। राष्ट्रीय आय लेखे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय लेखे के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के खाते बनाए जा सकते हैं। ये 5 प्रकार के प्रमुख खाते हैं: परिवार क्षेत्र के लेखे, उत्पादन क्षेत्र के लेखे, पूंजी क्षेत्र के लेखे, सरकारी क्षेत्र के लेखे और विदेशी क्षेत्र के लेखे होते हैं। परिवार क्षेत्र के लेखे के अंतर्गत परिवार क्षेत्र के जो भुगतान और जो प्राप्तियां होती हैं उनकी जानकारी, उन मदों की प्रविष्टि की जाती है। देखते हैं इसे। परिवार क्षेत्र के लेखा के अंतर्गत जो आय और व्यय किसी परिवार के द्वारा किया जाता है उसका समावेश इस लेखे में किया जाता है। परिवार क्षेत्र के द्वारा जो उपभोग पर कुल व्यय किया जाएगा, जो टैक्स पटाया जाएगा वो बाएं तरफ आएगा, और जो उसके पास जो बचत के रूप में जो राशि बचेगी वो भी भुगतान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उस बचत को बाद में विनियोग किया जाएगा। और प्राप्ति के अंतर्गत क्या होगा, जो परिवार क्षेत्र को उत्पादन की क्रिया में संलग्न होने से जो पारितोषिक मिलता है वेतन और मजदूरी के रूप में, उद्यमी को लाभांश मिलेगा, पूंजीपतियों को ब्याज मिलेगा, भूमि को किराया मिलेगा, प्रत्यक्ष जो हस्तांतरण होगा, अन्य खातों से जो आय प्राप्त होगा, विदेशों से जो हस्तांतरण भुगतान होगा, ये सब परिवार क्षेत्र की आय होंगी। तो ये जो अगर प्राप्तियां अगर अधिक होगी तो क्या होगा, परिवार क्षेत्र का बचत धनात्मक होगा, और अगर भुगतान अधिक होगा तो बचत जो है ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार हम उत्पादन क्षेत्र के लेखे को देख सकते हैं। उत्पादन क्षेत्र के लेखे के अंतर्गत क्या होता है, जो उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो किन किन
चीज़ों के लिए भुगतान करते हैं और किन किन चीज़ों से उनको प्राप्तियां होती हैं, उन मदों को इसमें समाहित करते हैं। उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो कैसे भुगतान करेगा? वेतन और मजदूरी के रूप में भुगतान करेगा, जो उत्पादन का जो साधन है उसको। किराया के रूप में व्यय करेगा, भुगतान करेगा। जो पैसा लिया है या पूंजी लिया उसका ब्याज चुकाएगा। जो लाभ होगा उसका भुगतान करेगा। प्रत्यक्ष करों का जो भुगतान है होगा, जो मूल्यह्रास होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा, ये सब उसके भुगतान की मदों में सम्मिलित की जाएंगी। और उत्पादक क्षेत्र की जो प्राप्तियां होंगी वो किस तरीके से होंगी? जो वस्तु उत्पादित होगी, सेवा उत्पादित होगी, उसका उपभोग किया जाएगा तो उससे उत्पादक क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा। सार्वजनिक उपभोग वह होगा, वो प्राप्तियां होंगी उसकी। सकल घरेलू पूंजी निर्माण होगा, वो उसकी प्राप्तियां होंगी। स्टॉक और शुद्ध विदेशी आय जो है उत्पादक क्षेत्र के प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। अगर ये धनात्मक क्षेत्र का मूल्य योग अधिक है भुगतान के क्षेत्र से, तो उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां अधिक माना जाएगा। इसी प्रकार जो पूंजी क्षेत्र का जो लेखा होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पूंजी क्षेत्र के लेखा को बचत एवं विनियोग खाता भी कहते हैं। इस लेखे की मदें को देखें तो प्राप्तियों के अंतर्गत परिवार क्षेत्र की बचत आएगी, सरकारी क्षेत्र की बचत आएगी और निगमित क्षेत्र की बचत आएगी। सभी मदों को प्राप्तियों के अंतर्गत रखेंगे। और इन बचत का क्या होगा? पूंजी निर्माण के लिए व्यय किया जाएगा, तो घरेलू पूंजी निर्माण में होगा, और विदेश में विनियोग किया जाएगा तो शुद्ध विदेशी विनियोग के रूप में इसका भुगतान होगा। अगर हम सरकारी क्षेत्र की खाता को देखेंगे तो सरकारी क्षेत्र की खाता में कौन कौन सी मदें आएंगी? सरकार किन किन क्षेत्रों के लिए भुगतान करेगा? सार्वजनिक उपभोग व्यय के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सरकार काम करती है तो उपभोग व्यय के लिए सरकार खर्च करेगी। बेरोजगारी भत्ता देती है, वृद्धा पेंशन देती है तो हस्तांतरण भुगतान के रूप में सरकार व्यय करेगी। आर्थिक सहायता सरकार देती है तो सरकार की भुगतान की मदें होगी। और सरकार को प्राप्तियां कहाँ से होगा? सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आय, सरकार सार्वजनिक उपक्रम चलाती है, उससे आय प्राप्त होगा। सरकार को ब्याज के रूप में आय प्राप्त होगा। डायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार को आय प्राप्त होगा, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। तो सरकार की अगर प्राप्तियां अधिक होंगी भुगतान की तुलना में तो क्या होगा? तो सरकार की वो आय को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार हम विदेशी क्षेत्र के देख लेते हैं कि विदेशी क्षेत्र के लेखे कैसे तैयार होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र का संबंध आयात और निर्यात से होता है। ये अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति को बताता है। अब भुगतान पक्ष में क्या होगा? जो वस्तुओं का आयात होगा, सेवाओं का आयात होगा, इन सब चीज़ों के लिए भुगतान करना पड़ता है, ये सब मदें आएंगी। विदेशी फर्मों को जो रॉयल्टी देना पड़ेगा, विदेशों में भारतीय पर्यटकों और छात्रों के द्वारा किया गया है विदेशी विनियोग पर जो भुगतान, सार्वजनिक अगर कोई ऋण लिए हैं तो सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान विदेशों को करना पड़ेगा, ये पेमेंट्स में आ जाएगा। और क्या क्या प्राप्ति होंगी सरकार को? सरकार अगर वस्तुओं को निर्यात करेगा, सेवाओं का निर्यात करेगा, उससे सरकार को आय प्राप्त होगी। विदेशों में स्थित भारतीय फर्म से प्राप्त रॉयल्टी, विदेशी पर्यटनों एवं विदेशी छात्रों से प्राप्त आय, विदेशों से किए गए विनियोग से प्राप्तियां, ऋणों पर प्राप्त ब्याज, अगर सरकार किसी विदेशी सरकार को ऋण दिया है तो उससे ब्याज प्राप्त होगा। तो ये प्राप्तियां अगर अधिक होंगी भुगतान की तुलना में तो सरकार का जो भुगतान संतुलन है वो अच्छी स्थिति में दिखाई देगी। तो इन लेखों के माध्यम से हम सरकार के या फिर एक देश की एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग राष्ट्रीय आय का मापन की विधि और सामाजिक आय लेखांकन को आपने समझा है, ये आप लोगों के लिए उपयोगी और लाभकारी होगा। थैंक यू वेरी मच।